हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो हम बात कर रहे थे क्वांटम नंबर्स की, और जो अपना पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात करी इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हमें कौन से रूल्स की जरूरत पड़ने वाले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल देखे थे। हमने अफबाउ रूल देखा, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखा और हंट्स रूल देखा। अब हम उन तीन चीजों की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे एटम के अंदर। हम देखें कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है, कौन से ऑर्बिटल में अरेंज है। उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सिंपली होता है अरेंजमेंट, कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसी है एटम्स के अंदर। तो उसको हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपने पिछली क्लास में देखा था, पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एनर्जीज के बारे में बताया था। और सबसे पहले अपन 1s ऑर्बिटल को भरते हैं। 1s के बाद हम भरते हैं 2s। 2s के बाद हम भरते हैं 2p। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले 1s को भरेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, और 3p के बाद 3d नहीं भरा जाता, पहले 4s भरा जाता है, फिर आता है 3d, और 3d के बाद भरा जाता है 4p। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब इस तरीके, ये एनर्जी का मतलब ऑर्डर है, इस तरीके से हम ऑर्बिटल्स को भरेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? जो एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो इसका एटॉमिक नंबर 1, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले किसके अंदर भरोगे? सबसे पहले 1s के अंदर। तो 1s का एक डब्बा बना देता हूं। 1s, सॉरी, 1s, 1s का एक डब्बा बनाया। तो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। और शॉर्टकट में मैं इसको लिखूंगा 1s1। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं दूसरे एटम की, तो दूसरा एटॉमिक नंबर है हीलियम का। हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? दो। किसके अंदर भरोगे? अभी 1s कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहले 1s को ही कंप्लीट करते हैं। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों की स्पिन कैसी? अपोजिट। अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिखते हैं, 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? दो। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो उसके ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, हीलियम हुआ। उसके बाद लिखते हैं लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3। तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले किसके अंदर भरेंगे? 1s के अंदर। तो 1s के अंदर आ गए अपने 2 इलेक्ट्रॉन। 1s कंप्लीट हो गया। 1s के बाद किसको भरा जाएगा? 2s। 1s के अंदर और तो आ नहीं सकते, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद भरते हैं 2s। 2s सब सेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे शॉर्टकट में? 1s2, 2s1। सही है, आगे चलते हैं। आगे चल रहे हैं। लिथियम के बाद आएगा अपना बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 4। तो सबसे पहले भरेंगे 1s को। 1s हो गया कंप्लीट। उसके बाद भरा जाएगा 2s। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, तो दोनों यहीं पे आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2। आसान है यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम भरेंगे लिथियम को। लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भाई? लिथियम के अंदर होते हैं, हाँ हाँ, लिथियम तो हो गया। बेरिलियम के बाद आता है बोरोन। बोरोन के एटॉमिक नंबर 5। 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले भरेंगे 1s को। 1s सब सेल में एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s सब सेल, 2s के अंदर कितने ऑर्बिटल? एक, इसलिए एक डब्बा, 2 इलेक्ट्रॉन। 4 हो गए। अब भरने वाले हम 2p को। 2p सब सेल होती है, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तीनों की एनर्जी सेम। तो 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, है ना। कौन से डब्बे में डाले? किसी में भी डालो, तीनों की एनर्जी सेम है। लेकिन पहले में डालते तो देखने में अच्छा लगता है, बस इसलिए हम यहाँ पे डालते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p1। क्लियर है? इसके बाद बोरोन के बाद कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 1s के अंदर कितने? 2। 2s के अंदर कितने? 2। 2p के अंदर कितने? 2p के अंदर, अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, 2p है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? हंट्स रूल क्या बोलता है? पहले सिंगल सिंगल फिल करने हैं, जब डीजनरेट ऑर्बिटल्स आएंगे तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्टकट में लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p2। क्लियर है? ऐसे ही आगे लिखते जाना है यार। मैं क्या ही लिखूं, आपके लिए होमवर्क है। आपको आपको लिखना है, ये 6 तक मैंने लिख दी, आगे 30 तक आपको लिखना है। एटॉमिक नंबर 30 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक। ठीक है, और जब आप 30 तक लिखोगे कुछ गड़बड़ होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उन प्रॉब्लम्स को मैं देखता हूँ, कुछ एक्सेप्शन आती हैं। वैसे सब कुछ सही चलता रहेगा, 2 जगह एक्सेप्शन आएंगे, उन 2 एक्सेप्शन को देखते हैं 30 तक।
बाकी आगे तो बहुत एक्सेप्शन है, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हमें बस 30 तक बात करते हैं। तो 30 तक में दो एक्सेप्शन आती हैं, तो एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं। कौन सी एक्सेप्शन है, मे बी आपको पता भी हो। तो एक्सेप्शंस क्या लिख दिया मैंने, एक्सेप्शंस, दो एक्सेप्शंस है। पहली देखते हैं, अगर हम क्रोमियम का लिखें, क्रोमियम का होता है 24, ठीक है, आपको बाकी लिखना है, मैं जो मेन मेन है उनको बताता हूँ। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो 24 को कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले भरेंगे अपन 1s को। 24 इलेक्ट्रॉन है तो 1s के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1s के बाद अगला होगा अपना 2s। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए। उसके बाद कौन भरा जाएगा, 2p। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, 6 भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 2p के बाद हम भरेंगे 3s को। 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2। 3s के बाद भरा जाएगा 3p। 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, फिर से 6, 1 2 3 4। हमें ऐसे नहीं भरना, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है अपने पास इसलिए मैंने भर दिया इकट्ठा, ठीक है। उसके बाद 3p के बाद कौन आएगा, 3p के बाद 3d नहीं आता, 4s आता है, ठीक है। 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देख पा रहे हो आप, दिख रहा है, यस दिख रहा है। 4s कितने इलेक्ट्रॉनों की काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी हैं। किसमें डालें, 4s के बाद भरा जाता है 3d, है ना। तो अपन कैसे भरेंगे, 4s हो गया, अब बारी है 3d की। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, सही है। पहली बार जो बंदा लिखेगा, जैसे मैं भी पहली बार लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेकिन बुक बोलती है कि ये गलत है। बुक बोलते ऐसा नहीं है, बुक बोलते है कि ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, ये ऐसे नहीं होता। बुक बोलती है कि 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्रोमियम के अंदर। ऐसा क्यों भाई, समझेंगे। 1 2 3, अरे यार गड़बड़ हो गई, हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, यहाँ पे है डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है, यस। और यहाँ पे डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो बुक बोलते हैं कि भाई आपको ऐसे करना है, ये सही है और ऊपर वाला गलत है। मैंने पूछा क्यों, तो बुक बोलती है हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है। ये पूरा फील्ड, ये हाफ फील्ड नहीं, ये हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है। तो मैंने पूछा क्यों स्टेबल है, हाफ फील्ड क्यों स्टेबल है, तो उसको समझे कि हाफ फील्ड क्यों स्टेबल है, ठीक है। तो अब रीजन ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों है, इसके रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो रीजन पे चलते हैं। तो इसके 2 रीजन होते हैं, रीजन 2 है। पहला रीजन होता है सिमेट्री और दूसरा रीजन होता है एक्सचेंज एनर्जी। दोनों को समझेंगे, आसान है, कुछ खास है नहीं। पहले सिमेट्री को समझते हैं। सिमेट्री, तो अपने पास 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक D4 मतलब ऐसे डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, उसको मैं D4 के नाम से पुकार रहा हूं, D4। और दूसरी है D5 कॉन्फ़िगरेशन। D5 में कितने हैं, 5। D5 मतलब आप हाफ फील्ड भी बोल सकते हो, 2 3 4 5। तो बुक बोलती है ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि सिमेट्री की वजह से। सिमेट्री का मतलब क्या, जैसे पेन है भाई, तो पेन को अगर मैं बिल्कुल बीचों बीच पकड़ू, जहां पे सिमेट्रिक है, ये जहां पे सिमेट्री है, जहां पे, तो आजा भाई बीच में, तो स्टेबल हो जाता है, इसकी लोएस्ट एनर्जी में आ जाता है। अगर मैं इसको बीच से पकड़ूँ बिल्कुल जहां ये सिमेट्रिक है, अगर मैं कहीं और जगह से पकड़ूं तो अनस्टेबल रहेगा। तो बुक ये बोलती है कि भाई जो चीज, जिन चीजों के अंदर सिमेट्री होती है उन चीजों के अंदर स्टेबिलिटी रहती है। तो अगर हम D4 और D5 को देखें तो D5 ज्यादा सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि इसके अंदर सारे डी ऑर्बिटल, 5 के 5 डी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसके अंदर एक अभी खाली है, तो इसमें सिमेट्री नहीं है। इसमें सिमेट्री है, तो ये बोलते हैं कि दिस इज मोर सिमेट्रिक, और बोलते हैं ये वाला लेस सिमेट्रिक है। और सिमेट्री ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी एनर्जी कम है।
मोर, तो हम बोलते हैं D5 इज मोर सिमेट्रिक देन D4. So D5 is more stable. क्लियर है इतना? अब चलते हैं एक्सचेंज एनर्जी पे। एक्सचेंज एनर्जी का क्या हालचाल है, एक्सचेंज एनर्जी किसको बोलते हैं? तो हमें दो चीजों को डिस्कस करना है, दो कॉन्फ़िगरेशन को। एक D4, D4 में क्या सीन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। और दूसरी कौन सी है, D5, इसमें कितने हैं, 5। अब एक्सचेंज एनर्जी को पहले समझाता हूं, समझिए, सुनिए पहले। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या सीन है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसी चीज है कि अगर उसको एक जगह पे बांध के रखे ना तो स्टेबल नहीं रहता। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर एक रूम में बंद कर दे तो रोने लगेगा, बहुत परेशान हो जाएगा। अगर उसको खुले जगह पे छोड़ दे तो बहुत खुश रहेगा। इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही सीन है। इलेक्ट्रॉन को अगर लोकलाइज कर दे, एक जगह पे रख दे, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अगर वो फैल रहा है, बहुत ज्यादा उसको घूमने को जगह मिल रही है, तो स्टेबल रहता है। जैसे अगर आप कोई एक रूम में बंद कर दे और अगर आप कोई जंगल में छोड़ दे, तो जंगल में आप ज्यादा फ्री महसूस करोगे, ज्यादा खुश महसूस करोगे, ठीक है। और एक रूम में रहोगे तो परेशान हो जाओगे। इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही सीन है। समझ में आ रही है बात? जैसे एक छोटा बच्चा है, रूम में बंद कर दे, चिल्लाता रहेगा, कूदता रहेगा, चुप ही नहीं होगा, है ना। उसको बाहर ग्राउंड में छोड़ दो, घूमता रहेगा, फिरता रहेगा, कूदेगा, गिरेगा, भागेगा, थक जाएगा, थक के सो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ सीन है। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा घूमेगा फिरेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा और उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस चीज को समझते हैं। इसको देखिए पहले वाले केस में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक्सचेंज करेगा। ये एक्सचेंज किसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, उससे आगे वाले के साथ एक्सचेंज कर सकता है, उसके आगे वाले के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को तीन इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है। देख पा रहे हो आप? दूसरा कलर यूज करता हूं, ठीक है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ तो एक्सचेंज कर गया, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। अब बचा कौन सा इलेक्ट्रॉन, बचा ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला। इसने इसके साथ भी कर लिया, इसके साथ भी, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो कितने एक्सचेंज हो गए, 3 2 5 और एक 6। तो यहाँ पे 6 एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है। 6 एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखा। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ते हैं, इसका देखते हैं, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ, इसके साथ, और 4 3 7 हो गए हैं, गिनते रहना। और देखते हैं, और दूसरे कलर से देखता हूं, तो इन दोनों का होगा, ये इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। देख पा रहे हो, 4 3 7 और 2 9, और एक ये इलेक्ट्रॉन बचा, ये इसके साथ। तो टोटल एक्सचेंज हो गए 10। अब आपको बार बार ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एक्सचेंज निकालने कभी भी, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू n इंटू n-1। n है कितने आपके पास, एक जैसे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक जैसे 4, है ना। 4 आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो 4 रखो n की जगह, 4 4 -1 3, तो 12 12 बटे 2 6। इसके लिए देखो 5 रखो, 5 5 -1 4, 20 20 बटे 2 10। तो यहाँ पे 10 एक्सचेंज है, वहां पे 6। अब ज्यादा एक्सचेंज हो रहे हैं, ज्यादा एक्सचेंज हो रहे हैं इस वाले केस में, D5 में ज्यादा एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को घूमने की जगह मिल रही है, तो ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो हम बोलते हैं कि D5 में एक्सचेंज ज्यादा पॉसिबल है। एक्सचेंज ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर स्टेबिलिटी आती है। तो पहले ये जो एक वर्ड है एक्सचेंज एनर्जी, इसको समझते हैं। एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, इसको हटाओ पहले, एक्सचेंज एनर्जी को लिखते हैं, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when an electron make exchange with another, दिख रहा है क्या,
विद अनदर इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशन को तो उसको बोलते हैं, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। घूमेगा फिरेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी आती है। क्लियर है? ये था एक्सचेंज एनर्जी। तो यहाँ पे D5 का स्टेबल होने के दो रीजन है। ये D5 क्यों बन रहा है, इसके स्टेबल होने के दो रीजन है। कौन कौन से दो रीजन? एक तो सिमेट्री है इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर एक्सचेंज ज्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए अपनी बुक बोलती है कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। तो क्रोमियम के केस में 4s1 3d5 होता है, ना कि 4s2 3d4। क्लियर है? ऐसा ही सीन एक और एलिमेंट के साथ है, कॉपर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो कॉपर को एक बार देखते हैं। कॉपर का होता है 29, तो कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले भरेंगे 1s को। 1s के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद भरा जाएगा 2s, 2s के अंदर आ गए 2, उसके बाद भरा जाएगा 2p, 2p के अंदर कितने 6 आ जाएंगे, 2p 6, उसके बाद भरा जाएगा 3s, 3s के अंदर कितने हो गए 2, उसके बाद कौन भरा जाएगा 3p, 3p के अंदर कितने आएंगे 6 आएंगे। ठीक है, 3p के बाद भरा जाएगा 4s, 4s के अंदर कितने आते हैं 2 आते हैं। 4s के बाद कौन भरा जाएगा 3d, कितने हो गए काउंट करो जल्दी से, यहां तक 20 हो जाते हैं। बचे कितने 29 है, तो 9 बचे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हो गए। लेकिन बुक बोलते है गलत है, बुक बोलते है कि इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए समझना। तो 4s के अंदर 1, और बुक बोलते है कि एक इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच जाएगा तो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कमी थी वो पहुंच गया वहां पे, ये 3d10। अब इसका रीजन ऐसा क्यों होता है कॉपर में? कॉपर में ये रहता है 4s1 3d10 क्यों होता है? क्योंकि d10 ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसमें सिमेट्री ज्यादा है, ये ज्यादा सिमेट्रिक है इससे। और दूसरा रीजन, इसके अंदर एक्सचेंज ज्यादा हो रहे हैं। एक्सचेंज ज्यादा कैसे हो रहे हैं? तो एक्सचेंज काउंट करो। तो एक्सचेंज काउंट करने का आपको फॉर्मूला बताया था, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज इसमें बताता हूं। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होंगे इसमें एक जैसे पहले काउंट करो, 5 एक जैसे 5 एक जैसे। तो पहले 5 वालों के लिए निकालो, अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 2, इसका 10 प्लस 10, कितने एक्सचेंज आ रहे हैं 20 आ रहे हैं। अगर उसमें काउंट करोगे तो 16 आएंगे। काउंट करके बता दूं तो अपन D9 में काउंट करते हैं। तो D9 में कितने 5 5 माइनस 1, 5 एक जैसे हैं और 4 एक जैसे, 4 4 माइनस 1 अपॉन 2, इसका आएगा 10, इसका आएगा 6, आगे 16। तो इसके अंदर एक्सचेंज ज्यादा D10 के अंदर, इसलिए ज्यादा स्टेबल। क्लियर है? 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर की 30 तक। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आया क्या, आपको क्या करना है, एनर्जी वाइज आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, जिसकी एनर्जी कम उसको पहले भरना है। कुछ एक्सेप्शन आती हैं 2 जगह पे, क्रोमियम और कॉपर, आगे हैं उनके बारे में हम बात नहीं करते हैं यहाँ पे, वो D&F ब्लॉक में वहां पे उनकी बात होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।